हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज फिर हम क्लास 11 से सेकंड चैप्टर से पार्ट 2 लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2। और आज हम फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, कोशिश करेंगे हम जल्दी से ये चैप्टर खत्म करके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर आगे की ओर जाएं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज भी हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, बता दूं, आज एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो आज हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हम ये टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, या हम इसको क्या भी बोलते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है इसको। चलिए दोस्तों, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इसको सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था। ओके, रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या लिया, पहले हम डालेंगे अल्फा रेज के बारे में। अल्फा रेज एक्चुअली क्या होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रेज होती हैं, और जिस पर होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा रेज एक ऐसी रेज होती है जिस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? यस। चलिए, इसमें क्या लिया गया, इसने एक एटम क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड फॉइल। अब बात आएगी दोस्तों कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली। एल्यूमिनियम भी ले सकता था, आयरन की भी ले सकता, सिल्वर की भी ले सकता, गोल्ड ही क्यों ली? तो दोस्तों, गोल्ड फॉइल इसने इसलिए ली, यहाँ पर क्या होती है, इसकी मैलिएबिलिटी कैसी होती है, हाई मैलिएबिलिटी होती है। एक एक क्वेश्चन को समझ के चलना, क्योंकि दोस्तों कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या होता है, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? क्योंकि इसकी मैलिएबिलिटी हाई होती है। और वी कैन से डेट द एक्यूरेट, हमको क्या मिलती है, एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। इससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेट रिजल्ट होता है। इसमें अलग अलग तरीके से डिफ्लेक्टेड नहीं होती। इसमें क्या होती है, ओनली सिंगल वे डिफ्लेक्शन, ओनली सिंगल वे डिफ्लेक्शन ही होता है। इसमें एक ही तरीके से डिफ्लेक्शन होता है, अलग अलग एंगलों से डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो बहुत सारे रीजन है गोल्ड फॉइल का। पहली बात, मैलिएबिलिटी इसकी हाई होती है। मैलिएबिलिटी का मतलब है कि किसी भी मेटल को पीटते रहो, वो फॉइल में चेंज हो जाए। अगर कोई मेटल हैमरिंग करने के बाद फॉइल में चेंज हो रहा है तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी। और गोल्ड क्या होता है, हाई मैलिएबिलिटी होती है, इसकी फॉइल बनाई जा सकती है। सेकंड, एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है इसका यूज करके। और दूसरी बात, ओनली अ सिंगल वे डिफ्लेक्शन, इसमें एक ही तरीके का डिफ्लेक्शन होता है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होते। तो चलिए, कम बैक टू द पॉइंट, हम इस एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। तो हमारे ये थे रदरफोर्ड साहब ने क्या लिया है, गोल्ड फॉइल ली। क्यों ली हमने अभी बता दिया है। तो इसने सबसे पहले गोल्ड फॉइल लिया। ओके, गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल पता है इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, काफी सारे एटम्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, काफी सारे एटम्स होते हैं। गोल्ड फॉइल में एक एटम्स नहीं होता। माना कोई गोल्ड फॉइल ली तो इसमें काफी सारे एटम्स होंगे। क्या होंगे, काफी सारे एटम्स होंगे। ओके, तो हम यहाँ पर जो शो करेंगे वो सिर्फ एक एटम को लेके करेंगे। किसको शो करेंगे, एक एटम को लेके, ध्यान रखिएगा। ओके, यस। तो इसने क्या लिया, इसने गोल्ड फॉइल ली, और इस गोल्ड फॉइल पर क्या किया, इस गोल्ड फॉइल पर इसने अल्फा रेज की बॉम्बार्डमेंट किया गया। क्या किया इसने, अल्फा रेज का बॉम्बार्डमेंट। ये देखिए, ये रहा दोस्तों, क्या इसका बॉम्बार्डमेंट रहा। ये क्या हुआ, अल्फा रेज है। क्या है ये, अल्फा रेज। चार्ज कितना है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है सभी पर। अब जैसे इसने सारी अल्फा रेज का बॉम्बार्डमेंट किया गोल्ड फॉइल पर, तो इसने ये देखा कि अधिकांश जो थी वो सीधी जा रही थी, अधिकांश रेज सीधी निकल गई थी। ये फर्स्ट था।
क्या है पहला ऑब्जर्वेशन? ये दोस्तों क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन था, क्या था? फर्स्ट ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज passes through the foil without any deflection, किसी भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कब? जब अल्फा रेज की बोmbardment किया गया इस गोल्ड फॉइल पर, तो इसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं शो किया। ओके, तो चलो दूसरी बात इन्होंने क्या कही? दूसरी बात ये कही, देखिए अब ये क्या हुआ, जैसे इस पर टकराई तो इधर हो गया। तो दूसरा इन्होंने ये बताया कि इसके सेंटर में या एटम के सेंटर में कुछ ऐसी चीज है जिस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मिक्स देयर इज अ मास प्रेजेंट in the center of an atom, in the center of an atom having similar charge as alpha rays which causes deflection। नहीं, ये नहीं दोस्तों, सॉरी। अब देखिए, ये तो नहीं, ये नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये इसका तो ऑब्जर्वेशन है, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। अब इन्होंने कहा गया कि सम अल्फा रेज, सॉरी पहले गलत हो गया था दोस्तों, गलत था थोड़ा, सॉरी फॉर डेट। ओके, सम रेज आर डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल और सम विद लार्ज एंगल। दूसरा ये देखा गया कि जब इसमें अधिकांश तो ऐसी आर पार गई। दूसरा क्या था कि कुछ एंगल ज्यादा, कुछ रेस तो ज्यादा एंगल से, कुछ कम एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रही थी। ठीक है, तीसरी बात की थी, अब वेरी फ्यू अल्फा रेज bounced back from the same path। तीसरा वाला इसका दोस्तों एक समझ के चलिएगा कि तीसरा ये था कि वो जिस पाथ से जा रही थी ठीक उसी पाथ से बाउंस करके वापस आ रही थी। क्लियर? 3 ऑब्जर्वेशन थे। क्या? पहला ये था कि अधिकांश रेज इसके आर पार जा रही थी बिना किसी डिफ्लेक्शन के। दूसरा कि रेज जा तो रही थी पर टकराने के बाद क्या कुछ लार्ज एंगल से, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रही थी। तीसरा ये था कि कुछ ऐसी रेज भी थी, बहुत कम ऐसी रेज भी थी, जो जिस रास्ते से जा रही थी ठीक उसी रास्ते से वापस भी लौट रही थी, बाउंस होके टकराकर ठीक वापस लौट रही थी। तो ये तो दोस्तों क्या थे इसके ऑब्जर्वेशंस थे। क्या थे? इसके ऑब्जर्वेशंस थे। चलिए बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, यानी कि इसके कॉन्क्लूजन के बारे में। कॉन्क्लूजन, अब क्या इससे कॉन्क्लूजन निकला? नंबर 1 का लेंगे दोस्तों, फर्स्ट वाले का कॉन्क्लूजन देखेंगे क्या कॉन्क्लूजन निकलता है। देखिए दोस्तों, जब आर पार हो गई तो इससे ये कॉन्क्लूजन निकला कि एटम के अंदर काफी सारी क्या होती है? एम्प्टी स्पेस होती है। देखिए, इन एन एटम देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस। इसमें क्या होती है? काफी सारी खाली जगह होती है, क्योंकि जब आर पार हुई कुछ नहीं टकराया, सीधी चली गई। तो इससे यही पता चला कि क्या होती है, इसमें काफी स्पेस क्या होती है? खाली होती है। जिससे वो टकराई नहीं तो सीधी निकल गई तो खाली स्पेस होती है। दूसरी बात क्या? देयर इज अ similar charge present in an atom which causes deflections of alpha rays।
दूसरे में ये पता चला कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज सिमिलर चार्ज प्रेजेंट है एटम के अंदर सिमिलर चार्ज प्रेजेंट है, जैसा कि किस पर है, अल्फा रेज पर है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ भी क्या है, कोई पॉजिटिव है, क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये ध्यान रखिए चलिएगा। और निगेटिव निगेटिव होगा तो भी यहाँ पर रिपल्सन ही होगा। समझ में आया? निगेटिव निगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव। सिमिलर चार्ज ऑलवेज रिपेल करते हैं, सिमिलर चार्ज है तभी तो वो रिपल्सन होके क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, आगे तीसरे से क्या पता चला कि वो जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ गई। तो इससे ये पता चला कि इसके अंदर क्या है, देयर इज अ हार्ड मास, present at the center of an atom, which is not penetrated by, sorry इधर लिख देता हूं, which is not penetrated by an alpha rays, जो अल्फा रेज से पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा। इसके बीच में कोई ऐसी हार्ड चीज है जो क्या नहीं हो पा रही, अल्फा रेज से पेनिट्रेट नहीं हो पा रही। तो दोस्तों ये तो ऑब्जर्वेशन हो गए, और ये क्या हो गए, इसके कंक्लूजन। और ये क्या नाम है इसका नाम है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल दोनों डिफरेंट होते हैं। क्या है, दोनों डिफरेंट हैं, ये बात समझ के चलना। यही मैंने कहा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट को यहाँ पर गलती हो जाती है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल दोनों को एक मान लेते हैं, जबकि एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अब इसके बाद हम बताएंगे रदरफोर्ड मॉडल। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशन ये है, कंक्लूजन ये है। क्या ऑब्जर्व देखा गया उसमें, ये ऑब्जर्वेशन है, क्या देखने के बाद क्या पता लगा है, क्या उससे कंक्लूजन निकला, वो इसके कंक्लूजन है। तो दोस्तों जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों 12th के नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जिस स्टूडेंट्स को चाहिए तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट जरूर करें। हमारा सिंपल व्हाट्सएप नंबर है +919720260412। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है। और जिस किसी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए कंप्यूटराइज ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दोस्तों इस पर कांटेक्ट करके आप लोग हमसे मंगा सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं दूसरे के बारे में, दूसरे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि देखोगे तो बहुत सारी चीज़ दोस्तों मिस हो जाती हैं। तभी बोलता हूँ एक ही वीडियो देखें, पर देखें दोस्तों कंप्लीट। चलिए दोस्तों बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। चलिए, अब रदरफोर्ड मॉडल, या हम कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल क्या है, तो किस बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, उनके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेसिस पर इसने क्या किया, रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल तैयार किया, एटम के न्यूक्लियस का मॉडल तैयार किया। कैसे, किसके बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन दोनों के बेसिस पर रदरफोर्ड ने एक एटम के न्यूक्लियस का मॉडल तैयार किया। उसके कुछ पॉइंट थे। सबसे पहले दोस्तों हम एक जान लेते हैं, ये बताइए दोस्तों क्या है, ये एटम का है, क्या है ये एटम, तो इसके अंदर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कहें तो ये सेल है, या एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल, या फिर इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग होते हैं। ओके, न्यूक्लियस के चारों ओर जो होते हैं ये
क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और इसके अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता होती है, तो टू फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। दोनों डिफरेंट चीज होती हैं दोस्तों। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए, ये एटम है, इसमें कुछ पता चल रहा है क्या? तो हमने कहा गया है कि बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहला इन्होंने क्या पता लगाया, सबसे पहला इन्होंने ये पता लगाया, इस मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ इसके पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स। चलिए जी, पोस्टुलेट्स क्या थे, क्या थे पोस्टुलेट्स? तो सबसे पहला पोस्टुलेट्स इसका ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें पता है, न्यूक्लियस के बारे में एक और बता दीजिए कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में क्या चीज होती है, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे क्या, नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और चार्ज प्रोटॉन होने की वजह से, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस पे भी कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? हाँ। तो पहला इन्होंने क्या कहा, पहला ये कहा गया जी, क्या, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इसका काम हमारा खत्म हो गया। वीडियो को आप देख ही रहे हो तो अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज concentrate at the center in the small portion of an atom। पहला तो इन्होंने ये बताया कि किसी भी एटम का जो मास होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां पर होता है, एटम के एक स्मॉल पोर्शन में होता है। कहां पर होता है, एटम के इसके सेंटर में। किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका ओवरऑल मास जो होता है वो कहां पर कॉन्सेंट्रेट होता है, एटम के सेंटर में एक स्मॉल पोर्शन में कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। लिख दें, ऑफ एन एटम which is known as क्या बोलते हैं उसको, which is known as न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस बोलते हैं, जहां पर होता है। क्लियर? दूसरी बात, न्यूक्लियस के बारे में खत्म। अब इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक सर्कुलर पाथ में अरेंज होते हैं। तो लिखेंगे द न्यूक्लियस इज सराउंडेड, SOURROUNDED, सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स क्या, हमने कहा न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है, विच इज रिवॉल्व in a circular path at a high speed। चलिए, ये बात और इस मजे की पॉइंट क्या आती है, क्या इन्होंने ये कहा गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस जो घिरा होता है वो इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, एक्चुअली ये वाला मॉडल का इसका नहीं है। देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि ये ऐसा होता है, अगर ये बताया जाए रदरफोर्ड का तो ऐसा था, ये तो न्यूक्लियस था और ये सब इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या थे ये, इलेक्ट्रॉन्स थे। चलिए जी, और ये एक सर्कुलर पाथ में अरेंज होते हैं और बहुत ही हाई स्पीड से इसके चारों ओर क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसने बताया, रदरफोर्ड ने। पहला क्या बताया, ये बताया कि पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो मास होता है वो सेंटर में, एटम के सेंटर में एक स्मॉल पोर्शन में रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस काफी सारे इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है जो कि एक सर्कुलर पाथ में अरेंज होते हैं और बहुत ही हाई स्पीड से घूमते रहते हैं, ठीक है। तीसरी बात, द इलेक्ट्रॉन्स
the electrons and nucleus is held together by electrostatic force of attraction, by electrostatic force of attraction। अब इन्होंने कहा गया फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अब इन्होंने एक चीज और बताई कि अब ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक कुछ फोर्स वर्क करता है, एक तरीके का फोर्स काम करता है जो इनको एक दूसरे से होल्ड करे रहता है, एक दूसरे से जोड़े रहता है। ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक तरीके का फोर्स होता है जो इनको क्या करे रहता है, दोनों को होल्ड करे रहता है, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए दोस्तों, ये तो क्या है, इसके पोस्टुलेट्स हो गए। बट दोस्तों पोस्टुलेट्स तो बताए, बट इन्होंने एक कमी कर दी यहाँ पर। इन्होंने कहा गया, इन्होंने कैसे बताया था, एटम्स को ऐसे बताया था। ये वाला करेक्ट है दोस्तों, ये वाला बोर का है, ये इसमें नहीं लिख सकते, ये सिर्फ हमने समझाने के लिए बताया था, इसको ध्यान रखिए। ऐसे ये वाला इन्होंने बताया कि ऐसे होता है अरेंज। तो दोस्तों इन्होंने सब कुछ बताने के बाद गलतियां रख दी, इसमें गलतियां रख दी। इसकी गलतियां क्या थी अभी हम बताते हैं, इसकी ड्रॉबैक्स क्या रही। जल्दी से दोस्तों कर लीजिएगा, फिर आगे ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करते हैं ड्रॉबैक्स के बारे में। ड्रॉबैक्स, क्या इसमें कमियां रही हैं? तो ड्रॉबैक सबसे पहले हमारा आता है क्या, कि ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लिखेंगे इट could not explain the stability of an atom, किसकी एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ध्यान रखिए भाई, क्या एटम की स्टेबिलिटी को, एटम स्टेबल है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी बात, ओके, अब इन्होंने कहा गया कि कोई इलेक्ट्रॉन जब तेजी से घूमेगा, बहुत तेज घूमेगा, अगर हम हैं किसी प्लेग्राउंड के चारों तरफ ट्रैक के चक्कर लगा रहे हैं तो कुछ समय के बाद थक जाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी निकल जाती है। ठीक वही कॉन्सेप्ट आता है इस पर, क्या, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन क्या, वाई इलेक्ट्रॉन्स radiates energy and moves towards the nucleus। इसको ये भी नहीं बता पाया था क्या, कि क्यों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं, कि एनर्जी, इन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि एनर्जी घूमते तो है, तेज स्पीड से जब घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्यों रेडिएट करते हैं, और ये क्यों न्यूक्लियस की ओर आने लगते हैं धीरे धीरे, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तीसरी बात, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स revolve in a circular path around the nucleus। ये इसलिए भी, ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, तो सर्कुलर पाथ में क्यों घूमते हैं, इस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया थी। कौन, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या, कि पहली तो ये स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया, दूसरा कि इलेक्ट्रॉन घूमते तो हैं सर्कुलर पाथ में, बट ये क्यों एनर्जी अपनी रेडिएट करने लगते हैं, क्यों निकालने लगते हैं, लॉस करने लगते हैं, और किसके न्यूक्लियस की ओर क्यों बढ़ने लगते हैं। तीसरी बात ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर पाथ पे क्यों घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर पाथ में ही क्यों घूमते हैं, दूसरे पाथ में क्यों नहीं घूमते। तो दोस्तों इसकी कुछ ड्रॉबैक्स रही हैं, इसकी कुछ कमियां रही हैं, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
दोस्तों अगर समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट, शेयर और लाइक तो जरूर कीजिएगा और साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों बिल्कुल अगर कुछ भी समझ में आता है, समझ में आ रहा है तो प्लीज ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों 12th के लिए हमारे पास नोट्स भी हैं, आप चाहे तो नोट्स ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बाय पोस्ट ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और वही हम सेम यही कहेंगे कि हमारा व्हाट्सअप नंबर +919720260412 है दोस्तों, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पर अपना नेम लिख के और कौन से क्लास के नोट्स चाहिए वो बता दीजिए, आपको एक अफोर्डेबल प्राइस पर आप लोगों को क्या करा दिए जाएंगे, अवेलेबल करा दिए जाएंगे दोस्तों। चाहे तो आप डायरेक्ट PDF ले लीजिए या हार्ड कॉपी में ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, फिर से हम कल नया टॉपिक लेके आएंगे इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी चीज़ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।